नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का नाम है ओरे चुरुंगन मेरे। यह एक कोंकणी कहानी है जिसकी लेखिका है मीना काकोडकर और इसका हिंदी में अनुवाद किया है लीला गायतोंडे ने। इस कहानी को पढ़ने से पहले आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक चिड़िया होती है, उसका एक प्यारा सा छोटा बच्चा होता है। चिड़िया मर जाती है, छोटे बच्चे को उसकी मौसी पालती है। मौसी छोटे बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्रेम करती है, उसको पालती है, पोसती है, उड़ना सिखाती है और बड़ा करती है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो अपनी मौसी को छोड़कर कहीं दूर उड़ जाता है और उस छोटे से बच्चे का नाम है चुरुंगन। ये एक लोक कथा है और इसी लोक कथा को आधार बनाकर मीना काकोडकर ने ये कहानी लिख दी है, ओरे चुरुंगन मेरे। मौसी अपने बच्चे को याद करते हुए बुलाती है उसे, क्योंकि उस चिड़िया के बच्चे का नाम भी क्या होता है? चुरुंगन। ओरे चुरुंगन मेरे। इस कहानी में भी एक बच्चा है, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, उसकी मौसी उसे अपने बच्चे की तरह पालती है। और आगे कहानी में क्या होता है, ये छोटी सी लोक कथा इस कहानी के साथ कैसे जुड़ती है, आइए कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं। माँ की मौत को 2 दिन गुजरे थे। उसकी याद में मुझे बार बार रोना आ रहा था। पिताजी दिन रात सिर पर हाथ रखे कोने में बैठे रहते। उन्हें देखकर तो मुझे माँ की याद और भी सताती थी। हर रात माँ मुझे बगल में लेकर सोती थी। इन 2 रातों में सुरंग मुझे अपनी झोपड़ी में ले गई थी। उसके बगल में मैं पिल्ले जैसा सुस्ता गया था। पर आज पिताजी ने मेरा बिछौना अपनी झोपड़ी में ही लगा दिया। जब सुरंग मुझे लेने आई तो उन्होंने कहा, सोने दो उसे यहीं पर, मुझ अकेले को खाली झोपड़ी खाने को दौड़ती है। सुरंग के पास जाने के लिए मेरा जी तरस रहा था, फिर भी मैं चुप रहा। रात को अकेले ही बिछोने पर लेटा और मुझे रुलाई आ गई। अंधेरे में हाथ लंबा करके मैंने यूं ही इधर उधर टटोल कर देखा, माँ नहीं थी। कम से कम पिताजी तो मुझे अपने बगल में सुला ले। इस आशा से पिताजी को पुकारने के लिए मैंने मुंह खोला, पर मुझे उनकी रोने की सी आवाज़ आई। उन्हें भी माँ की याद आती होगी, ये सोचकर मैं हिचक हिचक कर रोने लगा। माँ, ऐसा आक्रोश करके मैं धम से पिताजी के बिछौने पर आ धमका। उन्होंने मुझे कस के गले लगाया। मैंने भी उन्हें बाहों में जकड़ा। उनके आंसू मेरे गालों पर टपकने लगे। वे मुझे सहलाते रहे जैसे कि मेरी माँ सहलाती थी। दूसरे दिन मौसी आई। आते ही मुझे गले लगाकर रोने लगी। उनकी गोद में मुँह छुपाए मैं भी रोने लगा। मौसी के कपड़ों से फूलों की सी खुशबू आ रही थी। माँ के कपड़ों से हमेशा धुएं की गंध आती थी, पर मेरा मन चाहा कि मौसी के कपड़ों से धुएं की गंध आती तो कितना अच्छा होता। उनको समय पर बुलावा नहीं भेजा, इसलिए मौसी पिताजी से बहुत गुस्सा कर रही थी। माँ की याद कर कर के उनका मुंह भी लाल हो गया। मौसी जरा भी माँ जैसी नहीं दिखती। मेरी माँ सांवली थी तो मौसी थी गोरी। दोपहर के वक्त मौसी ने पिताजी से कहा, मैं रघु को अपने घर ले जाती हूँ, इधर उसकी परवरिश ठीक से नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उस छोटे से बच्चे का नाम है रघु। पिताजी चुप रहे। तुम्हारे काम पर जाने के बाद वह अकेला पड़ जाएगा, उसके खान पान का क्या होगा? पिताजी ने मेरी तरफ देखा। अगर उसको भेजा तो मुझसे अकेले में दिन कैसे काटे जाएंगे? तुम मर्द हो, काम शुरू करते ही सब कुछ भूल जाओगे। ये बेचारा मुसीबत का मारा हो जाएगा। मैं बैठकर दोनों के मुँह ताकता रहा। मैं जाना भी चाहता था और नहीं जाना भी। आखिर पिताजी ने मेरी 2 कमीजें पतलून थैले में रख दिए और बोले, रघु तू अपनी मौसी के साथ जा। जब उन्होंने जा कहा तब न जाने को मेरा जी चाहा। पिताजी मुझे बहुत लाड करते थे। मुझे साथ लेकर वे कई बार छोटे पुल पर मछली पकड़ने जाया करते थे। तब हमारी लाई गई मछली माँ अच्छी तरह आग में सेकती थी। शनिवार के दिन चौराहे पर बड़ा बाजार भरता था। पिताजी उधर छोटी बड़ी रस्सियाँ बेचने बैठते थे। मैं भी उनके साथ बैठता था। धूप तेज होने पर पिताजी छाता खोलते थे और हम बड़ी अकड़ के साथ उसके नीचे बैठते थे। उधर पिताजी मुझे चने, मूंगफली वगैरह देते थे। आज भी शनिवार था, मगर पिताजी नहीं गए। माँ के जाने के बाद से पिताजी बदल ही चुके थे। मेरा तो बिल्कुल दम घुटता है। पिताजी आप भी आइए ना। पगला पहले तू जा। आप कब आएंगे? पर कब? आऊँगा एक दिन, जल्दी ही आ जाइए। पिताजी कुछ नहीं बोले। जल्दी आएंगे न? मैंने फिर से दोहराया। उन्होंने सिर हिला दिया। मौसी की उंगली पकड़े मैं झोपड़ी से बाहर आया। पिताजी दरवाजे तक आए।
जुआओं की शराब की दुकान के पास पहुंचने तक मैंने बार बार मुड़ मुड़ कर देखा। पिताजी वहीं खड़े थे। उत्तम की दुकान के बाद अब झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। पिताजी भी ओझल हो गए। मौसी की उंगली छोड़कर पिताजी तक दौड़ने को मन चाहा। मैंने मौसी की उंगली छोड़ी भी, पर मौसी ने ही मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रघु, तुम सियाने लड़के हो, है ना? मैंने गर्दन हिलाई और चुपचाप उनके साथ चलता रहा। हम बस में बैठकर जाएंगे। बस में बैठकर? हाँ। पिताजी, माँ और मैं एक बार मेले में गए थे, तब बस से ही गए थे। आज फिर से बस की मुलायम सीटों पर बैठने को मिलेगा, ये सोचकर मैं खुश हो गया और मौसी की उंगली कसकर पकड़ ली। मौसी का घर हमारी झोपड़ी से बड़ा था, सफ़ेद चूने से पुता। उस रात बेहद बारिश हुई, पर जरा भी छत से पानी नहीं टपका। हमारी झोपड़ी में जगह जगह से छत से पानी टपकता था। सब जगह बर्तन रखते थे। माँ ऊब जाती थी। अगर ज़्यादा ही चूने लगे तो पिताजी सीढ़ी पर चढ़कर छत की मरम्मत करने लगते और माँ या मैं चिमनी का प्रकाश दिखाकर, इधर पानी टपकता है, उधर टपकता है, ऐसा उनको बताते। आज अगर छत टपकने लगी तो पिताजी को दिया कौन दिखाएगा? मौसी के बगल में सोते हुए ये विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। मौसी, मैंने पुकारा। चुपचाप सो जाओ। मौसी ने मेरी पकड़ और भी मजबूत कर ली और मुझे थपथपाने लगी। उसकी साड़ी की गंध मेरी नाक में घुसी। माँ के बगल में सोते हुए धुएं की अच्छी सी गंध आती थी। सुरंग की साड़ी में भी वही खुशबू आती है जैसी कि माँ की साड़ी से आती थी। उस गंध का चिंतन करते हुए मैं मौसी की बगल में घुसा। मौसी ने मुझे वहाँ की पाठशाला में पढ़ने भेजा। मेरा पहले वाला स्कूल इससे बेहतर था। स्कूल के सामने ही बरगद का पेड़ था। उसकी जटाओं को पकड़कर हम इधर से उधर झूलते थे। वैसे तो इस स्कूल के रास्ते पर भी एक इमली का पेड़ था। ढेर सारी इमलियाँ मिलती थी। जेब भरकर इमली लेते समय मुझे श्री और बेंदित की याद आती थी। श्री और बेंदित उसके दोस्त थे। हमारी झोपड़ी के पास एक नाला था। हम कई बार नाले पर जाते थे। डुबुक डुबुक करके डुबकियाँ लगाकर नहाते थे। मौसी के घर के पास नाला नहीं था, कुआं था। मौसी सुरसुर कर रस्सी खींच के गागर से कुएं का पानी निकालकर मेरे सर पर उंडेल देती। पूरे बदन में साबुन लगाती। घर पर मैं अकेला ही नहा लेता था। मैंने माँ को मुझे कभी नहलाने नहीं दिया। मैं क्या अब नन्हा सा बच्चा था? पर मौसी सुने तब ने मुझे गुस्सा आता था। 8 बरस का घोड़ा पर कोई जैसा नहाता है, गंदा कहीं का। ऐसा कहकर मौसी मुझे साबुन रगड़ती थी। आंखों में झाग जाकर मेरी आंखें भी जलने लगती थी। मुझे लगता था कि मैं मौसी को भींच लूँ, पर मैं कुछ नहीं करता था। बेचारी माँ को मैंने कई बार भींचा था। पिताजी के साथ कभी कभी मैं भी नदी पर जाता था। तब हम दोनों कंकड़ लेकर एक दूसरे की पीठ मलते थे। उस याद से पिताजी के पास जाने को मेरा मन ललचाया। जब मौसी मेरे गीले बाल पोंछने लगती तब मैं आंखें बंद करके वही सोचता रहता। मौसी की कोई संतान नहीं थी। मौसी, मौसा और उसकी माँ, इतने ही लोग वहाँ रहते थे। पड़ोस में भी मेरी उम्र का कोई लड़का नहीं था। जो बड़े थे वे मुझे अपने खेल में शरीक होने नहीं देते थे। मैं बहुत ऊब जाता था। तब मौसी अपना काम छोड़कर मेरे साथ खेलती थी। मौसी अंटों से खेलना नहीं जानती थी, लेकिन 5 कंकड़ वाला खेल बहुत ही अच्छा खेलती थी। पिट पिट करके कंकड़ पकड़ती थी। मौसी के पास बहुत बहुत गजके थे। मौसी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। मैं ठगा भी लूँ तो मौसी की समझ में कुछ नहीं आता था। जब पूरे अंटे मेरे हो जाते तब वे मुझे गोद में बिठाकर बड़ा होशियार है मेरा राजा बेटा ऐसा कहकर हंसती थी। जब मैं स्कूल जाने निकलता तब मौसी आंगन में खड़ी रहकर मुझे देखती थी। ठीक से जाओ। हाँ मौसी। इमली के आकर्षण से मेरे कदम जल्दी जल्दी पड़ते थे। मौसी के घर के सामने वाली सड़क सीधी जाती है। बाद में मोड़कर एक आम का पेड़ है। उधर पहुंचने तक मैं रोज पीछे मुड़कर देखता था और मौसी को हाथ हिला हिलाकर जो दौड़ लगाता था तो एकदम इमली के पेड़ के नीचे। मेरे हाथ हिलाने तक मौसी आंगन में ही खड़ी रहती थी। एक बार मैं हाथ हिलाना भूल गया तो मौसी को एकदम बुरा लगा। स्कूल से जब मैं लौटा तो कहने लगी, रघु, आज तूने मुझे पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। कब मौसी? स्कूल जाते वक्त। भूल गया? कैसे भूल गए? तुझे तो मुझसे अपनापन ही नहीं है। मैं ही तुझ पर जान देती हूँ। मौसी की आंखें भर आई। मुझे बहुत बुरा लगा। पीछे मुड़कर नहीं देखा तो इसमें मौसी को इतना दुख होने की क्या बात थी, यही मैं सोचता रहा। पर उस दिन से आम के पेड़ के पास पहुँचते ही मैं बिना भूले पीछे मुड़कर देखने लगा। रात को मौसी मुझे कहानी सुनाती थी। उस रात उसने मुझे चुरुंगन की कहानी सुनाई। ये वही लोक कथा है जिसकी बात हमने कहानी की शुरुआत में की थी।
एक था चुरुंगन, एकदम नन्हा सा। एक दिन उसकी माँ मर गई। चुरुंगन घोंसले में अकेला रह गया। चुरुंगन की एक मौसी थी। उसने बड़ी ममता से उसे अपने पंखों तले सहारा दिया, उसे प्यार दिया, पाला पोसा। मैंने मौसी से पूछा, मौसी, उस चुरुंगन की मौसी के अपने बच्चे नहीं थे क्या? नहीं बाबा, वह मुई थी बड़ी बदनसीब। तब चुरुंगन की मौसी उसका पालन पोषण करने लगी। मौसी उसे बहुत प्यार करती थी। वह उसे अपना ही बच्चा समझती थी। मौसी ने उसे उड़ना सिखाया। बच्चे ने पंख फैलाए। वह अकड़ से उड़ने लगा। मौसी खुशी से फूलीने समाई। एक दिन चुरुंगन घोंसले से बाहर निकला, उड़कर दूर दूर चला गया। मौसी चुरुंगन को भूल न सकी। वह उसकी राह देखती रही। कहने लगी, ओ रे चुरुंगन मेरे, कब आएगा तू? प्यार करती हूँ तुझसे मैं, पर भूल गया रे तू। और उस चुरुंगन की याद में मौसी घोंसले में रोती रहती थी। कहानी सुनाते सुनाते मौसी खुद ही रोने लगी। उसका रोना देखकर मैं भी रोने लगा। मौसी ने मुझे गोद में लिटाया और थपथपाते हुए धीमे स्वर में वह गाने लगी, ओ रे चुरुंगन मेरे। हमारी 6 माही परीक्षा हो चुकी थी, मगर पिताजी एक बार भी मौसी के घर नहीं आए। मुझे उनकी माँ की बहुत याद आती थी। रविवार के दिन कभी कभी मैं मौसा जी के साथ बस स्टैंड पर जाया करता था। तब शायद किसी बस से पिताजी उतरेंगे, इस आशा से मैं उसे देखता रहता। पर पिताजी नहीं आए। मैंने उनसे कहा था जल्दी आना। बहुत राह देखी और एक दिन पिताजी आ धमके। स्कूल की छुट्टियां थी। मैं अकेला ही आंगन में अंटों से खेल रहा था। सामने कोई खड़ा रहा। ऊपर देखा तो पिताजी। मैंने अंटे फेंक दिए और पिताजी की कमर में बाहें डाल दी। मौसी, पिताजी आए हैं। पिताजी ने मुझे कसकर पकड़ा। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। मौसी बाहर आई। चाय पीते वक्त पिताजी ने कहा, रघु को लेने आया हूँ। मौसी के हाथ का सूप जमीन पर गिरा। उसमें से चावल सब जगह बिखर गए। मौसी बिल्कुल गई बीती है। सूप भी ठीक तरह से नहीं पकड़ना जानती। तुम काम पर निकलोगे, रघु अकेला रह जाएगा। उसका क्या होगा? वह अकेला नहीं होगा। नहीं कैसे? मैंने दूसरी शादी की है। पिताजी ने धीरे से कहा। क्या? मोगरू को चल बसे 6 महीने भी नहीं बीते और तुमने? क्या करता? दुनिया में रहना तो है न। बड़ी मुसीबत में था। आखिर रघु को भी कितने दिन यहाँ रखता? मौसी का चेहरा तमतमा गया। रघु का नाम मत लेना। उसे वहाँ ले जाकर क्या सौतेली माँ के मुंह में दोगे? मैं उसे कभी नहीं भेजने वाली। मौसी गुस्से से बोलने लगी। मैं दोनों के मुंह ताकता रहा। सौतेली माँ? मौसी ने मुझे सौतेली माँ की बहुत सी कहानियाँ सुनाई थी। सब सौतेली माएँ बुरी होती हैं, ये मैं जानता था। पिताजी मेरी भी सौतेली माँ लाए हैं, ये सोचकर मुझे रोना आया और माँ की याद में हिचकियों पर हिचकियाँ भरता रहा। रघु को सौतेली माँ से बहुत तकलीफ नहीं होगी। वह उसे प्यार ही करेगी। तुम अभी से कैसे जान गए? वह पड़ोस में ही रहती थी। हमारे रघु को वह बहुत चाहती है। कौन है वह? सुरंग? सुरंग? मेरी आंखें चमक उठी। हटो, सुरंग भी कभी सौतेली माँ हो सकती है भला? वह कितनी अच्छी है। उसकी बगल में जब सोया था तब मुझे लगा था कि जैसे मैं माँ की गोद में ही सो रहा हूँ। मैं फक से हंसा और कूदकर पिताजी के पास पहुँचा। पिताजी, मैं चलूँगा। पिताजी हंसे। मेरे बाल सहलाने लगी। मौसी चुपके से खाली सूप लेकर अंदर चली गई। मौसी मेरी कमीज किधर है, पतलून किधर है, कहकर मैं उनके पीछे दौड़ा। मौसी रसोई घर में खड़ी थी। उनकी नाक लाल हो गई थी। रघु, क्या तू सचमुच जाएगा? सचमुच यानी? पगली मौसी, क्या पूछती है? जानती ही नहीं। मैंने सिर हिलाया। यहाँ तुझे अच्छा नहीं लगता? यहाँ मुझे अच्छा लगता था, पर पिताजी के साथ और भी अच्छा लगेगा। मैंने मौसी से वैसा कहा। मैं ही पगली? ऐसा बोलते बोलते मौसी ने सूप में चावल डाल दिए। मौसी, बाहर चावल बिखरे हैं, वैसे ही पड़े हैं। हाँ जानती हूँ, चावल बिखरे हैं। मैं जमा कर लाऊं? नहीं रघु, मुझसे बिखरे थे, मैं ही जमा कर लूँगी, कहकर मौसी बाहर चली गई। दोपहर भोजन के बाद मौसी ने मेरे कपड़े थैली में रख दिए। मेरी मनपसंद पीपरमिंट मेरी जेब में भरी। कुछ लड्डू बांध दिए। आएगा ना कभी कभी? मैंने सिर हिलाया। पिताजी के तैयार होने से पहले ही मैंने पैरों में चप्पल भी पहन ली। मैं आंगन में आ पहुंचा। मौसी ने मुझे कसकर गले लगाया, चूम लिया। मैं शर्मिंदा हुआ। पिताजी ने देखा होगा, ये सोचकर ही मैं लाल हो गया। पिताजी का हाथ पकड़कर मैं चलने लगा। पिताजी, क्या नाले में अभी तक पानी है? पिताजी, हम छोटे पुल पर मछलियाँ पकड़ने जाएंगे न? सुरंग क्या अभी हमारे साथ ही रहेगी? मैं बहुत कुछ जानना चाहता था। पिताजी हंस हंस कर मुझे जवाब देते थे।
बेनदीत और श्री के बहुत सारे समाचार सुनाने थे। जेब में से इमलियाँ देनी थी। घर पहुँचने को मैं बहुत उतावला था। खुशी खुशी मैं बस में चढ़ा। बस चलनी शुरू हो गई। बोलते बोलते जेब में हाथ डाला। मौसी के दिए पीपरमिंट हाथ लगे और झट से मुझे याद आया। आम के पेड़ के पास पहुँचने पर पीछे मुड़कर मौसी को हाथ हिलाना मैं भूल गया था, बिल्कुल भूल गया था। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और हमने देखा जो चुरुंगन की कहानी थी वही कहानी रघु और मौसी के बीच में बनती हुई नजर आती है। मौसी भी चुरुंगन को यानी कि रघु को अपने बच्चे की तरह स्नेह करती है, पालती है, पोसती है। मौसी का कोई अपना बच्चा नहीं था, वो सारी ममता उसी के ऊपर लुटा देती है और सोचती है कि रघु हमेशा उसके पास रहने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मौसी कहीं ना कहीं रघु में अपनी ममता को देखती है, अपनी मातृत्व को देखती है और उसको अपने बच्चे की तरह पालती है। लेकिन रघु तो अभी बच्चा ही है, वो इतना गहराई से नहीं सोचता है, उसको खेलने से मतलब है। और सुरंग भी तो उसको बहुत प्यार करती है। सुरंग उसके पड़ोस में ही रहती है और सुरंग में वैसे ही खुशबू आती है जैसे उसकी माँ में आती है। तो जैसे ही उसको पता चला कि सौतेली माँ के स्थान पर सुरंग है तो सुरंग को वो सौतेली माँ नज़र नहीं आती है, क्योंकि सुरंग का बच्चे के साथ लगाव था। और कितनी आसानी से वो मौसी को भूल जाता है और पिता के साथ चल देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।